एक लघु अक्ष होगी और एक क्या होगी, दीर्घ अक्ष। अगर इस प्रकार से तो दीर्घ कौन सी हो गई, ये वाली दीर्घ अक्ष हो गई। तो इसके आदि यानी अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके ट्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो 3 नियम है। एक नियम टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दूसरा dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियत राशि होती है। ए क्या है, एरिया यानी प्रसर्पित जो प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल है उसका मान है। तो dA/dt ये कॉन्स्टेंट रहता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और प्रथम जो इनकी गति होती है कैसी होती है, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति, कक्षाओं में गति। ये तीनों क्या कहलाते हैं, आपके ग्रहीय गति के नियम। ठीक है, नाभि पर क्या स्थित रहता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति और नाभि पर सूर्य स्थित रहता है। दूसरा, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल है वो प्रसरित करती है। यहाँ ग्रह और यहाँ कौन है, सूर्य है। ठीक है, तो dA/dt इज कॉन्स्टेंट। और तीसरा क्या हो गया, जो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग है वो ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। कैसे क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, केपलर के ग्रहीय गति के नियम को समझाइए, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कई बार इसका प्रूफ भी मांगा जाता है। ये वाला जो है ना dA/dt इज कॉन्स्टेंट, इसका प्रूफ माना जाता है। सिद्ध कीजिए कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा द्वारा निश्चित समय में तय किए गए क्षेत्रफल का मान अपरिवर्तित रहता है। निश्चित समय में तय किए गए क्षेत्रफल का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये प्रूव है, वो भी कई बार पूछा जाता है। तो ये 3 बेसिक है, ये आपको ध्यान में आ गए। केपलर के ग्रहीय गति के नियम क्या होते हैं। ओके, अब हम इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष वो निकालते हैं। तो अपना पहला आ जाएगा, केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन के निष्कर्ष। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 1.5 नंबर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे क्या होता था, क्लासिकल फिजिक्स सब चलती थी ना, तो उस कंडीशन में ये मान रहता था कि जो भी नए नियम आते थे उन सभी को न्यूटन के नियमों को फॉलो करना पड़ता था। कब तक ये था, प्लांक की क्वांटम थ्योरी आने से पहले सबके साथ ऐसा ही था। यानी कोई भी नियम आ गया और उसने न्यूटन के नियमों की व्याख्या नहीं की, उनको प्रूव नहीं किया अपने हाइपोथेसिस के आधार पर, तो उसका नियम वैलिड नहीं माना जाता था। ये स्थिति थी। ठीक है ना, मतलब राज चलता था न्यूटन का, या न्यूटन के नियमों को प्रूव है वो करना ही पड़ता था। ये क्लासिकल फिजिक्स का उस समय सिद्धांत था। तो न्यूटन ने इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले, तो ग्रहों की गति के अध्ययन से हम ये जानते हैं कि प्लेटो और बुध के अलावा सभी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और कोई स्मॉल एम द्रव्यमान त्रिज्या का अपन ने यहाँ पर कहा कि जितने भी हैं तो प्लेटो और बुध 2 ग्रह हैं। ठीक है ना, बुध तो सौरमंडल में कहाँ पर आता है, तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो इनकी स्थिति इस प्रकार से ग्रहों की रहती है। सबसे पास में कौन आता है, बुध आता है। ठीक है ना, उसके बाद में
ये जो गति है वो आगे से आगे चलती रहती है। बुध, शुक्र, शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आता है मंगल, बृहस्पति, शनि और सबसे लास्ट में आगे प्लेटो वगैरह ये आते हैं। ठीक है ना। तो ये जो गति करते हैं तो दो, बुध और प्लेटो, इन दो के अलावा सभी की गति कैसी होती है? लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में ये गति करते हैं। और एक अपन जानते हैं तृतीय नियम क्या था? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आर अगर वृत्ताकार कक्षा ले रहे हैं तो अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष वृत्ताकार है तो दोनों क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और अगर दीर्घ वृत्ताकार है तो भी ये मान क्या हो जाएगा? जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊँ तो मान क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। के का मान क्या है यहाँ पर? समानुपातिक नियतांक। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? समानुपाती नियतांक है। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब। अब मैंने क्या माना है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है, वो आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, स्मॉल एम द्रव्यमान लीजिए, मैंने कहा शुक्र है, द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम, और त्रिज्या कितनी है इसकी? तो हमने कहा ये सूर्य है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में वी वेग से ये गति है वो करता है। ऐसा मैंने मान लिया। शुक्र मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई भी ग्रह है वो हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं? एक रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं बल के लिए, क्योंकि जो न्यूटन के नियम थे वो किस पर आधारित थे? न्यूटन के सारे नियम बल के ऊपर आधारित है। इसलिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ स्मॉल एम से गुणा कर देते हैं। तो स्मॉल एम टी स्क्वायर बराबर एम के इंटू आर क्यूब। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। ओमेगा क्या है? यहाँ पर कोणीय वेग है, और कोणीय वेग का क्या मान होता है? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? इसका स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2π/t का होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो गया? 4π² ठीक है। टी स्क्वायर का मान रख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4π² m के अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। और ये किसका मान है? एम टी स्क्वायर का मान है। तो हमें एम तो चाहिए नहीं ये मान, तो ये मान कितना हो गया भाई? ओम टी स्क्वायर बराबर क्या है? एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया? टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। तो ये मान हमारे पास किसका आ गया? ओमेगा स्क्वायर का मान आ गया। अब हम बल के लिए रिलेशन है वो ज्ञात करते हैं। चूंकि ग्रह यहाँ पर है तो इस पर एक अंदर की ओर बल लगेगा, जो कौन कहलाता है? सेंट्रल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? F अभिकेंद्रीय, और इसका मान क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। क्योंकि यहाँ पर कोणीय आवर्ती के पदों में अपने को ये मान है वो लिखना पड़ेगा। तो m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने ज्ञात कर रखी है 4π²/k r³। ये का ये मान हम कहाँ रख देंगे? इसके अंदर रख देंगे। तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास में? m × r 4π²/k r³। कितना मान रह गया जी? r से r कैंसिल, 4m π² k × r²।
ये हमारे पास में किसका मान आ गया, अभिकेंद्रीय बल का मान है वो हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यूटन के निष्कर्ष दे सकते हैं। न्यूटन ने इसके आधार पर 3 निष्कर्ष दिए। देखो वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल जैसे ही ग्रह चेंज होगा उसका द्रव्यमान चेंज होगा। बुध है उसका द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का ज़्यादा है, शनि का और ज़्यादा है, अलग अलग है सबके। 4π² कांस्टेंट के कांस्टेंट, लेकिन दूरी क्या होगी, परिवर्तित होगी। बुध पास में है, पृथ्वी बीच में है और प्लेटो की बात करें तो सबसे लास्ट में है, यानी सभी ग्रह हैं वो क्या अलग अलग दूरी पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू M। पहला कॉन्सेप्ट, F इज प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, यानी न्यूटन ने क्या कह दिया, न्यूटन ने कहा कि भाई ये जो ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है वो ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होगा, यानी ग्रह का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा आपका बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ज़्यादा द्रव्यमान वाले कण उन पर अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी जितनी कम होगी अभिकेंद्रीय बल उतना ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है तो उससे सबसे ज़्यादा अभिकेंद्रीय बल है। और शनि, यम, वरुण, इनके बारे में बात, यम वरुण के बारे में बात की जाए, प्लेटो, नेपच्यून, तो ये सबसे लास्ट में है, तो इनके ऊपर जो बल लग रहा है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि किस प्रकार से प्रभावित करता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, ग्रह पर अभिकेंद्रीय बल है सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की मैं बात करता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक अभिकेंद्रीय बल ही तो है, केंद्र की ओर लगता है। और कोई भी वस्तु गति करती है तो उसको वापस कहाँ जाना पड़ता है, यानी ऊपर कोई भी गति करती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की ओर खींचता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 3 नियम हैं। ठीक है ना, 3 निष्कर्ष नियम, तो क्या 3 निष्कर्ष। पहला द्रव्यमान के समानुपाती होता है, दूसरा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरा हम कह सकते हैं कि ये किस दिशा क्या होगी इसकी, तो ग्रह से सूर्य की ओर। ठीक है ना, सूर्य की ओर, यानी ग्रह से सूर्य की ओर, क्योंकि सेंटर में कौन है, सूर्य है। सौरमंडल के सेंटर में सूर्य है जो हमारा सौरमंडल है उसके, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं। और ये जो नियम है न्यूटन ने ये कहा, इनको व्यापक रूप देते हुए कि यह बल केवल सूर्य और ग्रहों के मध्य भी नहीं लगता, अपितु ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों पर लागू होता है। यानी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सभी पर लागू होगा। सभी पर लागू होगा इसका मतलब मान लो ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो उन पर भी लागू होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर स्थित है कण तो उनके ऊपर भी लागू होता है, यानी सभी के ऊपर ये कण है वो लागू, ये जो है वो लागू होता है। ब्रह्मांड की बात करें तो सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय वेग की निश्चरता का नियम। तो ये ध्यान में आ गया, T², यानी यहाँ पर अपन ने ये लेकर चला था, और T² इज थर्ड जो रूल है उसको काम में लिया है, और इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि कई बार ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय वेग की निश्चरता का नियम। क्षेत्रीय वेग की निश्चरता का नियम। ये तो अपने को ध्यान में क्या होता है, क्षेत्रीय वेग की निश्चरता का नियम, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट
ये जो है ये नियम क्या कहलाता है? क्षेत्रीय वेग की निश्चलता का नियम, ठीक है ना। dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये अपने को इसमें प्रूव करना है। किस प्रकार से काम करेंगे? तो इसके लिए पहले तो हम ये समझे कि क्षेत्रीय वेग क्या होता है। तो केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण की स्थिति सदिश द्वारा एकांक समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल को क्षेत्रीय वेग कहते हैं। यानी ये वाला जो dA/dt है किसको शो कर रहा है? ये आपके क्षेत्रीय वेग को शो करता है। यानी एकांक समय में जो कण है उसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रीय वेग कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी बेसिक है वो बताई। अच्छा, केंद्रीय बलों के अंतर्गत किसी गतिशील कण का कोणीय संवेग ये नियत रहता है। पहले हमने प्रूव किया है कोणीय संवेग नियत राशि होती है, अर्थात dJ/dt इज इक्वल टू 0। पहले से प्रूव किया हुआ है हमारा, शुरुआत में हमने पढ़ा था। तो dJ/dt कॉन्स्टेंट हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? d/dt ऑफ J। और J बराबर क्या होता है? तो J है आपका कोणीय संवेग, इसका मान होता है I ओमेगा, ठीक है। तो d/dt ऑफ I ओमेगा इज इक्वल टू 0। और d/dt ऑफ I ओमेगा, I का मान होता है m इंटू आर स्क्वायर। तो mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। mr² किसका मान हो गया? I का मान है वो हो गया, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं भाई? तो ओमेगा को dθ/dt लिख सकता हूँ मैं, यानी d/dt ऑफ mr² dθ/dt इज इक्वल टू 0। 0 ही चल रहा है। अब इसमें 1/2m से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ? 1/2r² dθ/dt। क्यों बनाना चाह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपकी। तो 1/2m से गुणा करने पर ये 1/2m से गुणा किया, ये 1/2m से गुणा किया। इसको तो किसी से भी 0 कर दो गुणा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आउटपुट क्या आना है? 0 आना है RHS। तो LHS जब देखते हैं तो d/dt ऑफ यहाँ परिवर्तन होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आ गया? 1/2r² dθ/dt। और ये जो राशि है इसका वैल्यू क्या आ गया? 1/2r² dθ/dt दैट्स इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, ये dθ और ये क्या क्या चीज़ है? तो ये भी अपने को देखनी पड़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ मध्य में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है, ठीक है। और यहाँ सूर्य से ये क्षेत्रफल एक मैंने कंसीडर किया है कि बिंदु है कोई, वो A से B तक पहुँच जाता है, ठीक है। कितना? dθ इसका क्या है आपका? dθ क्या हो गया? तो हम कहते हैं dθ है ये इतना कोण इसमें घूमता है जब वो A से B तक पहुंचता है। और त्रिज्या क्या मान ली इसकी? r, स्मॉल r है वो इसकी मान ली त्रिज्या, ठीक है। तो ये अपने पास में एक त्रिभुज हो गया जो किसको? किसी ग्रह की गति को व्यक्त करता है। इसमें कोई जो ग्रह है वो dt समय में त्रिभुज को पार करके बिंदु A से B तक पहुंचता है। अच्छा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम क्या कहते हैं कि देखो कोई कण है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया? तो ये आपका अल्पांश लेते हैं ना, dθ कहाँ से कहाँ? A से B तक, या ऊपर A से B कैसे भी मान सकते हैं आप, A से B तक है वो इस प्रकार से पहुंच जाता है। या इसको चलो A से B ऐसे ले रहे थे तो ऐसे भी ले सकते हैं। A से B तक ये पहुंच जाता है। और ये क्या है इसका? स्मॉल r क्या है? त्रिज्या है। एंगल इसका मान सकते हैं अपन अत्यल्प,
ठीक है। और अत्यल्प एंगल मानते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 त्रिभुज OA या OBA का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 गुणा आधार, तो भाई ये कितना है त्रिज्या ये, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AB, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा जी, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, यही होता है। तो d थीटा बराबर, कोण बराबर चाप क्या है AB और त्रिज्या क्या है R, यानी AB बराबर क्या हो गया RD थीटा। ये मान हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। AB बराबर क्या आ गया RD थीटा, ये मान यहाँ रख दीजिए। तो कितना मान आ गया 1/2 R² d थीटा। ये किसका है, अल्पांश का क्षेत्रफल है। मैं कहूँ कि त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल है और इसको मैंने किसके द्वारा डिनोट कर दिया, DA के द्वारा, ठीक है। दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन से अवकलन कर सकते हैं अपन राशि का। क्या मान मिल गया अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से dA/dt इज इक्वल टू 1/2 R² d θ/dt। ओके, dA/dt इज इक्वल टू 1/2 R² d θ/dt। अब ये 1/2 R² d θ/dt है, ये आपका देखो आपने कहीं रखा है, याद करो, देखो ये रहा 1/2 R² d θ/dt। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है, ये 1/2 R² ये मान आ ही गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ d/dt ऑफ dA/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये 0 होता है तो इस समीकरण से, यानी समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 दोनों को काम में लेने पर समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम, d/dt ऑफ dA/dt इज इक्वल टू 0, या dA/dt कितना होगा, एक नियत राशि प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण का क्षेत्रीय वेग है वो अचर होता है। तो क्वेश्चन आपका आ गया क्लियर। सिद्ध कीजिए केंद्रीय बलों के प्रभाव में कोई कण गति करता है तो क्षेत्रीय वेग नियत राशि होती है, ये हो गया। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रीय वेग की निश्चलता को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको ये काम है वो करना है। अगर क्षेत्रीय वेग की निश्चलता और केपलर के तीनों नियम साथ में पूछ लिए जाए तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर अकेली क्षेत्रीय वेग की निश्चलता आ गई तो ये कितना हो गया आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो हो गया, ठीक है।